आज के इस सेशन में मूल रूप से हम एथिक्स की चर्चा करेंगे, जिसका थोड़ा सा परिचय हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। यहाँ पर खास तौर से ऐसे शिक्षार्थियों के लिए जो शिक्षार्थी एथिक्स की हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उस क्लास में उपस्थित नहीं थे, उनके लिए मूल रूप से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम एथिक्स का थोड़ा सा रूपरेखा बनाएंगे, जिसमें एथिक्स का पेपर आप भली बात ही जानते हैं कि आपका जो मेंस में तो आपका पेपर फोर्थ जो है वो पूरा ही है यहाँ पर। और केवल इतना ही नहीं कि केवल फोर्थ पेपर आपका मेंस में है, वहाँ दूसरी जगह आपके काम नहीं आएगी, प्रीलिम्स में आपके काम नहीं आएगा। निश्चित रूप से प्रीलिम्स में भी आपके ये पेपर काम आने वाला है। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछिए, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो आपको पता है कि आपके प्रीलिम्स में भी ये काम आएगा, आपके इंटरव्यू में भी ये काम आएगा यहाँ पर। और आपका पूरा पेपर जो मेंस में फोर्थ पेपर वो तो लगा ही हुआ है यहाँ पर, क्योंकि एथिक्स का ज्ञान किसे नहीं चाहिए। एथिक यदि आप सिविल सर्विस में जाएंगे तो एथिक्स का ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको एथिकल होना ही पड़ेगा। एथिकल डिलेमा जो आपके सामने आएंगी, जो दुविधाएं जो आपके सामने उपस्थित होंगी, उन उपस्थित हुई दुविधाओं का समाधान तो निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। और जब उन सुविधाओं का मतलब उन दुविधाओं का आप समाधान करेंगे यहाँ पर, तो निश्चित रूप से उन दुविधाओं का समाधान करने के लिए कहीं न कहीं आपको एथिकल होना पड़ेगा। कहीं कहीं आपको मूल रूप से उन सारे तथ्यों को देखना पड़ेगा जो एक सिविल सर्वेंट के लिए आवश्यक है। क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि पहले तो ये सिलेबस में नहीं था भाई। जो एथिक्स का पेपर था ये पहले तो सिलेबस में नहीं था। यहाँ आप 2007-8 के आसपास की चीज़ों को उठा करके देखिए। लेकिन जब 2010 के बाद में मतलब इन्होंने परिवर्तन करना प्रारंभ किया, इन्होंने धीरे धीरे मतलब बदलाव लाने प्रारंभ किए, तब हम देख रहे हैं कि मतलब 13-14 के बाद तो निश्चित रूप से आपके सिलेबस का एक विषय बन गया यहाँ पर। तो कारण क्या रहा होगा, शायद मुझे नहीं पता क्या होगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा मतलब जहाँ पर हम आए दिन अखबारों में और इन चीज़ों में हम देखते हैं, यहाँ पर जो देखते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी सिविल सर्वेंट वहाँ पर जा रहे हैं वो सब समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, लेकिन मतलब एथिकल समस्याओं का समाधान उनसे नहीं हो पा रहा था यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये पक्ष उनका थोड़ा सा मजबूत नहीं था, बल्कि ये पक्ष उनका थोड़ा सा कमजोर हो गया। संभवतः इसीलिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने सोचा होगा, बुद्धिजीवियों ने सोचा होगा कि इनको मतलब इस चीज़ से थोड़ा सा ढालने का प्रयास किया जाए। हालांकि मैं और आप ऐसा सब बिल्कुल कतई मानने के लिए तैयार नहीं। किसी चीज को आप एथिक्स पढ़ा देंगे वो व्यक्ति एथिकल हो जाएगा, किसी को आप ईमानदारी का पाठ पढ़ा देंगे वो व्यक्ति ईमानदार हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। किसी को आप ज्ञानी बना देंगे तो वो व्यक्ति उस ज्ञान का सदुपयोग करेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी जब उस रास्ते से हम गुजरते हैं, जब उन मार्गों से हम गुजरते हैं, तो हो सकता है कुछ 1% के लिए व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाए। संभवतः यही सोच सरकार के सामने रही होगी और इसीलिए बुद्धिजीवियों ने इस टॉपिक को आपके सामने लगाया होगा, ठीक है, संभवतः। बाकी आप अपने अपने हिसाब से, क्योंकि जरूरी नहीं हो कि आप मेरे विचारों से इत्तेफाक रखें। वैसे भी बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होते हैं वो एक मत हो नहीं सकते, ठीक है। तो आपका अपना तर्क रहा होगा, आपका अपना नजरिया रहा होगा, मेरा अपना नजरिया रहा होगा। मूल रूप से मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर। कक्षा है तो कक्षा में थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हो जाती हैं। जिन लोगों के मोबाइल्स ऑन है, प्लीज़ एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको थोड़ी समय के लिए मतलब सपनों को साकार करने के लिए उन सपनों को अलग से रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। जो कहते हैं ना दुनिया मतलब मुट्ठी में करने के जो सपने लेकर के चले थे कोई लोग, तो कम से कम उनके सपनों को साकार ना करें, आप अपने सपनों की तरफ गौर कीजिए। यहाँ पर हम मूल रूप से एथिक्स की चर्चा करें। एथिक्स वास्तव है क्या? तो यदि हम इसकी व्युत्पत्ति की बात करें, व्युत्पत्ति मतलब थोड़ा संस्कृत का थोड़ा साहित्यिक शब्द है, हिंदी और संस्कृत का। इसको व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ हम उत्पत्ति से लगाते हैं। तो यदि हम इसकी उत्पत्ति की चर्चा करें तो ये ग्रीक शब्द जो है, ग्रीक भाषा का जो शब्द है, एथोस से लिया गया है। व्युत्पत्ति की मैं बात बताऊं, और जिसका अर्थ होता है आदतें या रीति, ठीक है। ये इसका एक संकीर्ण अर्थ हो गया, जिसका अर्थ आदतें या रीति, इसका एक संकीर्ण अर्थ हो गया, ठीक है। मैं उसके संकीर्ण अर्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं इसके उत्पत्ति की बात कर रहा हूं, मैं उसकी व्युत्पत्ति की बात कर रहा हूं। अब जरूरी नहीं कि व्युत्पत्ति वाला सवाल आपसे पूछा जाए या फिर आपको पता हो, लेकिन जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं या किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उस चीज का उद्भव कहां से होता है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो कम से कम उसके बारे में जानना मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जिससे आपके बारे में थोड़ा सा और उसके बारे में गहराई से आप उसको जानने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मूल रूप से हम इसकी व्युत्पत्ति की बात कर रहे थे, मूल रूप से हम इसकी उत्पत्ति की बात कर रहे थे। अब इसमें क्या क्या चीजें आई, अगर जब इसके नामकरण की बात करते हैं तो बड़ा विवाद होता है। कोई कहता है भाई ये नीति शास्त्र है, कोई कहता है भाई ये तो नैतिक शिक्षा है। दोनों का अर्थ तो लगभग सेम है, लगभग सेम है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन नैतिक शिक्षा में मूल रूप से हम नैतिक शिक्षा उसको प्रदान कर रहे हैं, और नीति शास्त्र वो अपने आप में एक व्यापक शास्त्र है यहाँ पर। कारण कोई भी रहा हो, चाहे आप इसको नीति शास्त्र के नाम से लेकर के चले, चाहे आप इसको नैतिक शिक्षा के नाम से लेकर के चले, लेकिन मूल रूप से यदि हम देखें तो कहीं न कहीं ये आपको अंदर से मजबूत करता है।
ठीक है, चाहे आप में ईमानदारी की भावना जागृत करता है, चाहे आपकी आदतों में सुधार करता है, चाहे आपके संकीर्ण विचारधारा को व्यापक बनाता है, चाहे आपके चरित्र को मजबूत बनाता है, चाहे आप में अन्य अच्छी जो भावनाएं होती है जो एक अच्छे मानव में होनी चाहिए, जो सरकार चाहती है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब एक सिविल सर्वेंट में वो सारी की सारी अच्छी भावनाएं हों, उन सारी अच्छी भावना का विकास जो है ये पेपर करता है, अर्थात ये एथिक्स का टॉपिक जो है आप में करता है यहाँ पर। ठीक है, हमने पहले कहा कि किसी को अच्छी चीज़ें पढ़ाने से वो अच्छा हो जाएगा ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन कम से कम इन चीज़ों से व्यक्ति गुजरता है ना तो सोचने के लिए मजबूर जरूर होता है। इसीलिए मतलब ये चीज़ें आपके उसमें खासतौर से सिलेबस में डाली गई यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा मकसद ये है केवल कि केवल जो सिलेबस में डाला गया है उस चीज़ पर हम विचार करें। ये काम हमारा नहीं है कि उसको पढ़ने के बाद व्यक्ति एथिक होगा या नहीं होगा, व्यक्ति एथिकल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ईमानदारी का पाठ पढ़ने के बाद व्यक्ति ईमानदार हो जाएगा, ये काम हमारा नहीं है। हमारा और आपका काम है सिर्फ जो हमारे सिलेबस में लगा है उसकी हम चर्चा यहाँ पर करें। तो मूल रूप से मैं बात कर रहा था इन एथिकल चीज़ों की, तो मतलब व्यक्ति में सामाजिक सिद्धांतों की एक ताकत प्रदान करता है ये पेपर आपको। ठीक है, ये एक मानकों का निर्धारण कर देता है। ठीक है, मानकों का निर्धारण कर देगा कि जो भी ये मानदंड बना दिए हमने, ये दायरे बना दिए, इन दायरों से बाहर आपको नहीं जाना है। तो जब हमारे चारों तरफ एक घेरा बना दिया जाता है, हमारे चारों तरफ एक मानदंडों का निर्धारण कर दिया जाता है, तो कुछ तो हम उन चीज़ों का पालन करने के लिए विवश होते हैं। और व्यवस्था जैसे शब्दों का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम अंदर से इन चीज़ों को मजबूती प्रदान करते हैं कि अंदर से हम इसको मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम इस लेवल पे पहुंच गए, तो निश्चित रूप से इनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम सब यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहते हैं, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो व्यक्ति ऊंचे पदों पर जा करके बैठे, जो कल देश चलाएंगे, उनमें कम से कम संयम की भावना हो, उनमें कम से कम करुणा हो, उनमें मानवता हो, उनमें दया हो, उनमें संस्कार हो। ठीक है, वो सारी की सारी परंपराओं का पालन करें। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति को साथ लेकर के चले, सारे समाज को, सारी दुनिया को साथ लेकर के चले। इसी भावना से इस एथिक्स के पेपर को आप में मतलब सिलेबस में डाला गया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉमन बातें आप जानते हो, बहुत भली बातें, आप इन सारी की सारी चीज़ों को जानते हो। मैं आपको कोई ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, मैं कोई आपको एथिकल बनाने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आज के मेरे छोटे से सेशन में, मतलब जो शिक्षार्थी रह गए थे उनके लिए, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो मतलब होती है वो कभी भी आपके लिए निष्फल नहीं जाएगी, कोई प्रयास आपका निष्फल नहीं जाएगा। अगर गौर से आप किसी की बात सुनोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ होगा। पानी चाहे कितना ही गंदा हो, लेकिन उस गंदे पानी में भी यदि आप हाथ डालोगे मिट्टी सने हुए, तो निश्चित रूप से कुछ मिट्टी आपकी बह करके चली जाएगी, अर्थात वहां से भी आप कुछ न कुछ लोगे, वहां से भी आप कुछ न कुछ लोगे। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ एथिकल चीज़ों को पढ़ाने का हमारा मकसद यही है कि आदमी में हम अच्छी चीज़ें डालें। ठीक है, उसको हम ईमानदार बनाएं, उसको हम संस्कारवान बनाएं, उसको हम ज्ञान तो ऑलरेडी उसके पास पहले से होता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग करें, अप्लाई करें, अपने ऊपर लागू करें, इस लायक हम उसको बनाते हैं यहाँ पर। इसीलिए सारी की सारी चीज़ों को एग्जाम में हम लेकर के बैठते हैं, या सारी की सारी चीज़ों को शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है कि जिससे आगे चलकर समाज में बहुत सी चीज़ें उसके सामने आएंगी। जब वो आगे जाएगा, यहाँ पर एक मुख्य कुर्सी पर जा करके बैठेगा, पूरे देश को संभालेगा, पूरे जिले को संभालेगा, पूरे भारतवर्ष को संभालेगा। ठीक, एक अलग पूरे डिपार्टमेंट को संभालेगा व्यक्ति जा करके, जब ऊंचे पदों पर व्यक्ति जा करके बैठेगा वहाँ पर, तो उसके मन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि इथिक्स में मूल रूप से जरूरी क्या है, जब हम आदतों का निर्माण हमारा हो जाएगा, हमारे चरित्र का निर्माण हो जाएगा, हमारे व्यवहार का निर्माण हो जाएगा, तो हमारे लिए चारों तरफ एक दायरा बन जाएगा कि इस दायरे से बाहर हमें नहीं जाना। ठीक है, और जब हम उस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सारे संस्कार, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएंगी, जैसे एक मानव में होनी चाहिए। और जब हम इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, बार बार आप केस स्टडी पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, बार बार केस स्टडी पढ़ते हैं कि आपके सामने ऐसी दुविधा उत्पन्न कर दी जाती है कि इधर कुआं और इधर खाई, इंसान करे तो क्या करे, भाई यहाँ जाए कि वहाँ जाए, दोनों तरफ उसके सामने परिस्थितियाँ। वहाँ पर आपका निर्णय देखना होता है कि आप कैसा निर्णय लोगे। आपसे पूछा जाएगा कि भाई वहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, आपके सामने स्थितियाँ ऐसी हैं, आप जिले के डीएम हैं, आप, ठीक है, आप मतलब डिप्टी कलेक्टर हैं वहाँ के, ठीक है, आप पूरा मतलब जिले को संभाल रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एक तरफ ये स्थिति है, आपके सामने दूसरी तरफ ये स्थिति है। ठीक है, एक ये समुदाय है, दूसरा ये समुदाय, आप क्या करेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको तुरंत निर्णय लेना होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपका दृष्टिकोण बहुत व्यापक बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब एथिक्स जो है ये साइकोलॉजी का पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फिलोसफी का पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पब्लिक एड का पार्ट है। भाई मैं कहता हूँ ये सबका पार्ट है। और मैं क्या कहता हूँ, आप खुद पढ़ के देखेंगे,
ठीक है, इसमें सारी चीज़ों को मिलाया गया है, इसमें हिस्ट्री को मिलाया गया है, इसमें पॉलिटी को मिलाया गया है, इसमें पब्लिक एड को मिलाया गया है, इसमें प्रशासन को मिलाया गया है, ठीक है, इसमें फिलोसफी दर्शन शास्त्र को मिलाया गया है, इसमें मनोविज्ञान को मिलाया गया, सबको मिलाकर ही हम निष्कर्ष निकालेंगे, तभी जाकर इस पेपर को पूर्ण रूप से हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत कुछ पढ़ने का या बहुत कुछ आपको रटना है, लेकिन कम से कम आपको एक मजबूत इंसान तो बनना है, कम से कम आप आदमी में मतलब एक निर्णयन की क्षमता तो आएगी। और जब निर्णयन की बात करते हैं तो हम पब्लिक एड के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, किसी के मन को पढ़ने की बात करते हैं, तो फिर हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब हम बहुत ही थोड़े से मतलब धार्मिक प्रवृत्ति में हम पीछे चले जाते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब जब आत्मा और परमात्मा की विलय की बात होती है कि हर जीव में, हर इंसान में, हर जीव में, हर प्राणी में इंसान मतलब ईश्वर बैठा हुआ है, तो फिर हम दर्शन शास्त्र के पास पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो हम इन सारी चीज़ों को साथ लेकर के चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब मानकों का निर्धारण हो जाता है, आपके चरित्र का निर्माण हो जाता है, आदर्शों की स्थापना हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपके मन में जो दुविधाएं होती हैं, उन दुविधाओं का शमन हो जाता है, वे दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये मानकीकरण करने के लिए इस पेपर की हमने स्थापना की है, भारत सरकार ने इस पेपर की स्थापना की है। तो निश्चित रूप से ये पेपर आपके पास होना ही होना चाहिए। पेपर से तात्पर्य है कि मतलब इस पेपर को प्राप्त करने का ज्ञान, इस पेपर को सोल्व करने का ज्ञान, इसमें जितने भी समस्याएं आई उन समस्याओं का समाधान करने की बात, इसमें जितने भी मतलब केस स्टडी होती है, उन केस स्टडी को कितनी आसानी से, कितनी जल्दी आप उनका समाधान कर पाओगे, सारी की सारी चीज़ें आपके मन में एक जोश भरती है, आपके मन में एक उत्साह भरती है। अब आप बात करेंगे तो कॉमन बातें आप बता रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आप जो सिलेबस की बात है वो तो बता ही नहीं रहे भाई, मैं कॉमन बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे अपने सिलेबस के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा कि पूरा जो सिलेबस है ये मानव कल्याण को लेकर है। अगर आपने बीएड की हो, कुछ शिक्षार्थी आपके रहे होंगे जो टीचिंग लाइन से रहे होंगे, क्योंकि टीचर ही देश का भविष्य संवारते आगे चलकर, ऐसा विद्वान मानते हैं। जो नहीं है वो अन्यथा नहीं लेने इसको, लेकिन मतलब आपको पता है कि ऊंचे पदों पर बैठने वाले बहुत से शिक्षक रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो अगर आपने बीएड की हो, या आपने शिक्षा शास्त्री की हो, या फिर आपने दूसरे लेवल पे मतलब कोई भी आपके जेबीटी या फिर जो भी अलग अलग आपके स्टेट्स में बोला जाता है वो किया, तो आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पेपर में आता था जो बीएड वाले, उसमें तो फिर हम जो भी समस्याओं का समाधान होता था हमारे पेपर में मनोविज्ञान वाले में, वो हम देखते थे बच्चे को भगवान मानते थे। बच्चे का हित नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट जो आपके सामने बैठा हुआ उसका अहित नहीं होना चाहिए, उसके हित को देखते हुए आप कोई भी निर्णय ले वो बिल्कुल सही होगा। और फिर वो एग्जाम में वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होता था। उसी आधार पर हम कहेंगे कि आपके सामने जो व्यक्ति है, आपके सामने जो समाज है, आपके सामने व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति है, आप एक उच्च अधिकारी हो, तो वहाँ पर उसके न सिर्फ भविष्य का बल्कि उसके भविष्य का, उसके आसपास उससे जुड़े हुए लोगों के भविष्य का, उसके आसपास समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, इन सारी चीज़ों को समाधान लेकर के हमें एक निष्कर्ष तक पहुँचना होता है यहाँ पर। और जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक करुणा की भावना पैदा होगी, हमारे मन में एक सत्य निष्ठा की भावना पैदा होगी, हमारे मन में एक ईमानदारी की भावना पैदा होगी, हम एक दृढ़ विश्वासी इंसान बनेंगे। और यही एथिक्स का पेपर हमें सिखाता है। ये कॉमन बातें आपको लग सकती हैं, लेकिन मैं पूरा आउटलाइन खींच रहा हूँ, आपके मन में एक भाव पैदा कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी रूप में, किसी भी बुक से, किसी भी पुस्तक से, किसी भी संस्थान में, किसी भी व्यक्ति से, किसी शिक्षक से आप पढ़ें, लेकिन ये भाव तो आपके मन में आने ही चाहिए जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, जो मैं आपको 20-25 मिनट से बता रहा हूँ कि आपके मन में ये करुणा का भाव हो, आपके मन में दृढ़ निश्चय का भाव हो, आपके मन में निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। आप तुरंत किसी चीज़ पर एक्शन लेंगे, आप उसको भी देखेंगे, समाज को भी देखेंगे, इसके साथ हम जो सुलूक करेंगे, इसके साथ हम जो न्याय करेंगे, उसका अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को भी देखेंगे, समाज को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी, इस पर भी देखेंगे। आप जिस लेवल पर, जिस गरिमा पर बैठे हुए, क्या आपने उस गरिमा को बनाए रखा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही आपकी केस स्टडी है। ठीक है, चाहे वो केस स्टडी का क्वेश्चन रहा हो या फिर सामान्य रूप से कोई समस्या का समाधान करने का क्वेश्चन रहा हो, इंटरव्यू में आपके सामने दुविधा पैदा कर दी, आप क्या करोगे वो वाली स्थितियां रही हो, या प्रीलिम्स में अन्य सब्जेक्ट के साथ इसके सह संबंध की बात रही हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि एथिक्स का संबंध हर सब्जेक्ट के साथ में। अगर आप एथिक्स के पेपर को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे, एथिक्स के पेपर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, चाहे हिस्ट्री रही हो, चाहे पॉलिटी रही हो आपकी, चाहे ज्योग्राफी रही हो, ठीक है, चाहे और कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो, उस सब्जेक्ट में इसके नज़रिए से यदि आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे ना, तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा एक्सपर्ट लोग कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने लिखा है मेंस, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, जो इंटरव्यू तक गए हैं, उन लोगों से आप बात कीजिए यहाँ पर। निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूँ वो बात आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो एथिक्स के पेपर में हम निष्कर्ष ये है कि मानवीय मूल्यों का निर्धारण करते हैं, हम मानवीय मूल्यों का निर्धारण करते हैं। और इन सारी की सारी चीज़ों को जो मैंने अभी 15-20 मिनट या आधे घंटे में आपको बताया है, इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष केवल आनंद की भावना पैदा करना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे, जब आप ऊंची गद्दी पर, ऊंची कुर्सी पर बैठ करके समाज में एक भाईचारा स्थापित करने का प्रयास करेंगे, समाज में एक सद्भावना पैदा करेंगे, अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति न करते हुए, ठीक है, आप समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ निहित नहीं होगा उसमें, तब आपको आनंद आएगा। और इसी आनंद का संचार करना तो इस पेपर का उद्देश्य निश्चित रूप से, क्योंकि आपके मन में एक ऐसा भाव पैदा करना कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब ये भाव आपके मन में आ जाएगा ना, तो निश्चित रूप से आप जो लिखेंगे ना, अपने आप ही उसमें कहीं ना कहीं गरिमा बनी रहेगी। यहाँ पर आपका जो लेवल है वो लिखने का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे सब लोग, आप भी लिखोगे, दूसरा भी लिखेगा, तीसरा भी लिखेगा, लेकिन इस भाव से जब आप लिखेंगे, ठीक है, आप एक नीति की चीजें पढ़ने के बाद लिखेंगे यहाँ पर, आप चाणक्य को पढ़िए, आप कांट को पढ़िए, ठीक है, आप भर्तृहरि को पढ़िए। यहाँ पर आप उनके, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप पढ़ के देखिए, उनके एक एक श्लोक को पढ़ के देखिए, उनके एक एक कोटेशंस को पढ़ के देखिए, और वहां पर आपको लगेगा कि यार ये चीजें तो इन्होंने तो पूरा जीवन निकाल के, जीवन का निष्कर्ष निकाल के रख दिया यहाँ पर इनमें। उन चीजों को जब उसमें कोट करोगे, आप अपने प्रश्न में करोगे यहाँ पर, तो आपको आनंद आएगा, सामने वाले एग्जामिनर को भी आनंद आएगा, ठीक है, इंटरव्यू में जो बोर्ड बैठा हो उसको भी आनंद आएगा, पता चलेगा कि आप कितने पानी में, ठीक है, पता चलेगा कि आप कितने पानी में। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया कि इसका निश्चित उद्देश्य जो है वो जीवन में आनंद की प्राप्ति करना है, ठीक है। तो इसका निश्चित उद्देश्य हमारा क्या हो, इसका प्रयोजन क्या हुआ हमारा एथिक्स में को डालने का, हमारे सिलेबस में लगाने का। इसका एक ही प्रयोजन हुआ कि आदमी जो हमारा सिविल सर्वेंट कल जो देश की रक्षा करने के लिए या देश को चलाने के लिए जा रहा है, उसके मन में सारे अच्छे आचरण होने चाहिए, उसका आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए, उसका चरित्र महान होना चाहिए, वो लोगों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, उदात्त चरित्र का होना चाहिए, वो भावना उसमें होनी चाहिए, उसमें करुणा होनी चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए, उसमें निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, उसमें मतलब ये सब करने के बाद व्यक्ति को एक आनंद की अनुभूति होगी, समाज को एक आनंद की अनुभूति होगी। यही हमारा इसका प्रयोजन है, क्योंकि प्रयोजन बिना मंदो अपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता, बिना प्रयोजन के कोई मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। तो हम इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सामने इतने लोग बैठ के अपने घरों से दूर दूर से आकर के पढ़ रहे हो, सरकार इस पेपर को लगा रही है, गवर्नमेंट इस पेपर को लगा रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस चेंज करके इसको डाला गया यहाँ पर, ठीक है, कुछ वर्षों पहले यहाँ पर, तो निश्चित रूप से कोई प्रयोजन तो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही प्रयोजन है, समाज में एक अच्छा नागरिक बन करके हम जाएं और सारे समाज को एक नई दिशा दें यहाँ पर, ये इसका प्रयोजन है। इस बात को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो मैं कह रहा हूँ किसी भी पुस्तक से पढ़े, किसी भी नोट से पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े, आपके अंदर का जो इंसान है वो जागृत रहेगा, तो आप एथिकल चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से, एथिकल दुविधाओं को बहुत अच्छे ढंग से आप उसका निर्वहन कर पाएंगे, आप उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार सुशासन चाहती है, इस पेपर को लाने का हमारा मकसद यही है, यहाँ पर सरकार सुशासन चाहती है। और सुशासन कौन लोग दे पाएंगे? जो अच्छे लोग रहे होंगे, ठीक है, जो अच्छे होंगे, जो चरित्र से महान होंगे, वही तो सुशासन दे पाएंगे, ठीक है। मतलब जो खुद करप्टेड होकर के वहां पर सीट पर बैठा हुआ, वो तो करप्शन ही फैलाएगा। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जिसकी जितनी मुश्किलों से शादी होती है वो उतनी लंबी मांग भरती है। दोहरा रहा हूं अपनी बात को, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जिसकी जितनी मुश्किलों से शादी होती है वो उतने ही लंबी मांग भरती है। मतलब वो बताना चाहती है लोगों को कि देखो, तुम कह रहे थे ना मेरा विवाह नहीं हो रहा, ठीक है, वो पब्लिक को बताना चाहती है, मांग भर के समाज को दिखाना चाहती है वहाँ पर। इसके पीछे यदि हम भाव में जाने की कोशिश करें, मैं क्या एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, जो जितने दिक्कतों के बाद जिस पदवी को प्राप्त करता है, फिर वो समाज में उतना ही उसकी शोबाजी करता है, उतना ही वो दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। और जो समस्याओं को समाधान, मतलब समस्याएं लेकर के जब पैदा होगा तो वो लोगों के सामने भी समस्या करेगा। जो इजी वे में, अच्छे ढंग से, मतलब एक अच्छे इंसान के रूप में जो ऊंची पोस्ट पे जाएगा, तो फिर समाज में वैसा ही भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो जो व्यक्ति जिस दौर से गुजर के जा रहा है, वो व्यक्ति वैसा ही आचरण वहाँ पर करता है। यही बात, यही सुशासन लाना हम सबका उद्देश्य है, यही सुशासन लाना भारत सरकार का उद्देश्य है, यही सुशासन लाना एथिक्स के पेपर का उद्देश्य है। तो ऐसी भावना आपके मन में बननी चाहिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं आज, ठीक है। मैं इस सेशन को लेकर के सिर्फ
सिर्फ आपके मन में एक रूपरेखा बनाना चाहता हूँ, एक भूमिका बनाना चाहता हूँ कि जब आप ऐसे इंसान बन जाएंगे, ऐसे इंसान बन के फिर आप एथिक्स के पेपर को पढ़िए, हमारी क्लास में आप आइए जो भी है, ठीक है। पहली क्लास हम कल ही या परसों ही आपके सामने टाइम टेबल डाल दिया जाएगा, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर आप उसको पढ़िए, फिर देखिए आपको आनंद आ जाए। और इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पब्लिक एड की बात करें, ठीक है, आपका ऑप्शनल पेपर रहा उसकी बात करें, उन सबके साथ इसका सहसंबंध है, क्योंकि इसका सहसंबंध होगा ही होगा। मानवता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इंसान मिलाकर के जब काम करेगा तो उसको मतलब एथिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। एथिक्स का सहारा लेना निश्चित रूप से आपको पड़ेगा। चाहे आप किसी केस स्टडी को हल कर रहे हो, मैंने बताया, चाहे आप अपने डिलेमाज का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने जो दुविधा है उन दुविधाओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके सामने जो विपरीत या विकट परिस्थितियां पैदा कर दी गई है इंटरव्यू में, अब क्या करोगे, ठीक है, उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का सहारा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ आपको बहुत लोगों को, मैंने बताया बहुत लोगों को, आप नीति शास्त्र पढ़ करके देखिए, ठीक है। आप चाणक्य की नीति शास्त्र को पढ़ के देखिए, आप विदुर के नीति शास्त्र को पढ़ करके देखिए, आप भर्तृहरि के नीति शास्त्र को पढ़ करके देखिए, आप कांट के चरित्र को पढ़ के देखिए, ठीक है। कांट की विचारधारा, मैं कहता हूँ कांट विवेक और भावना दो पर बल देते हैं। आपके सिलेबस में कांट की चीजें हैं, यहाँ पर कांट का नीति शास्त्र आपके लगा हुआ, लेकिन मैंने कहा कि जो सेक्शन लगा हुआ उसके इतर आप उसको पूरे कांट को पढ़ के देखिए। कांट कहता है कि मनुष्य के पास दो ही तो तत्व होते हैं, एक क्या होता है विवेक होता है और एक होता है भावना। अभी मैं कह रहा हूं तो मनुष्य को भावात्मक रूप से मतलब मजबूत होना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भावनात्मक रूप से उसको कमजोर होना चाहिए, उसमें भावनाएं होनी चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मनुष्य में भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन भावनाओं के विवेक में व्यक्ति बह जाए, ठीक है। एक तरफ आपके सामने विवेक है, दूसरी तरफ आपके सामने भावना है। तो कांट कहता है कि भाई विवेक और भावनाएं दो जब आपके सामने हो तो आपको विवेक से निर्णय लेना चाहिए, भावना से नहीं। क्योंकि यदि आप भावना से निर्णय लेंगे तो आप भावनाओं में बह के किसी एक व्यक्ति की तरफ झुक जाएंगे, और यदि एक व्यक्ति की तरफ झुक जाएंगे तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए विवेक से आपको फैसला देना। आपका विवेक कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, आपकी बुद्धि कभी गलत नहीं हो सकती। कई बार व्यक्ति क्या होता है, मन का सहारा ले लेता, मन को कमजोर कर लेता है, आत्मा इधर जाएगी, वो आत्मा उधर जाएगी, लेकिन जब आप विवेक को मजबूत बना लेते हैं तो आत्मा भी एक जगह स्थिर होकर के काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं फिलोसफी की तरफ जा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आत्मा और परमात्मा की बात कर रहा हूँ, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, में कबीर की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके सामने जब दुविधाएं हों, आपके सामने विवेक और बुद्धि हो, आपके सामने विवेक और भावना हो, तो आपको विवेक से काम लेना है, भावना से काम नहीं लेना है। क्योंकि भावना से लिए गए जो फैसले हैं ना, वो प्राय अन्याय की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। ये कांट कहता है, और जब कांट की ये बात आपको याद है तो कांट की किसी भी चीज़ में आप इस चीज़ को डाल सकते हो। कांट का कोई भी सवाल आपसे पूछे तो उसको घुमा फिरा के वहां पर उसकी भूमिका बना के वहां तक आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो कांट की विचारधारा आप जानते हैं, ये भी हमें पता चलेगा, या सामने वाले को पता चलेगा कांट क्या कहता है, ये भी आपको पता चलेगा। कांट के विवेक को भी आप जानते हैं, कांट की भावना को भी आप जानते हैं। तो ऐसे सिद्धांत आपके सामने बहुत आवश्यक है। इन सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब है। कांट के साथ आप बेंथम पे आ जाइए। बेंथम का उपयोगितावाद आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। बेंथम क्या कहता है? बेंथम ये कहता है कि भाई अगर ये नॉर्मल एग्जांपल है, मैंने कहा मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, मैं सिलेबस को पढ़ा हूँ, एथिक्स के नॉर्मल चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ, भूमिका को लेकर के चल रहा हूँ आज के मेरे सेशन में, ठीक है ना। और मेरे बाद में मेरे और भी साथी लोग हैं जो वो भी आपको बताएंगे सारी की सारी चीज़ें, उनका क्या विचारधारा, उनकी क्या सोच है। यहाँ पर सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग बने रहिए। यहाँ पर धैर्य का परिचय है, क्योंकि मतलब ये आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास में सिर्फ हम रूपरेखा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो मैंने कांट की बात बताई, मैंने बताया आप बेंथम को पढ़िए, ऐसे हजारों लोगों को पढ़िए, ऐसे सैकड़ों लोगों के पढ़िए, आप विदेशी लोगों को भी पढ़िए, ठीक है, आप भारत के लोगों को भी पढ़िए। इन सब लोगों को पढ़ने के बाद में, चाहे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप उदाहरण देंगे, जब आप एग्जाम्पल देंगे, तो निश्चित रूप से सारे एग्जाम्पल उसमें काम आएंगे। मैं बेंथम के उपयोगितावाद की बात कर रहा। बेंथम कहता है कि भाई उपयोगिता तो सबके लिए सब होनी चाहिए। अगर आपके पास सुख है तो उस सुख का उपयोग आप अपने लिए क्यों करें, आप सबके लिए करें ना। उस सुख का उपयोग आप अपने लिए करें, उसके साथ साथ आप सबके लिए करें, आपको भी आनंद आएगा, सामने वालों को भी आनंद आएगा। जो वस्तु है उसको बांट करके खाएं। तेन त्यक्तेन भुंजिता हमारे प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। यदि आप संस्कृत परंपरा में जाते हैं, हमारे पुराणों की बात करते हैं, हमारे उपनिषदों की बात करते हैं, तो हमारे उपनिषद में तो बहुत पहले लिख दिया तेन त्यक्तेन भुंजिता, अर्थात जो तुम्हारे पास है उसका त्याग करते हुए आप उसका उपभोग करें।
उसका त्याग करते हुए आपका उसका उपभोग करें, क्योंकि आपके पास जो चीज़ आई है वो आपके पास सिर्फ आई है, उस पर सारा आपका अधिकार नहीं है। आपके पास अगर एक रोटी है तो वो एक रोटी आपकी नहीं है, ठीक है, उसमें से आधी रोटी है आपकी, आधी में से आप निर्णय करें कि आपको किसको देना है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज, काकी, दादी, नानी, दादा, नाना, आपने देखा होगा कि रोटी खाते छोटे छोटे टुकड़े निकाल के मतलब अलग से चिड़ियों के लिए या किसी चीज़ के जीव के लिए रख देते थे। आज भी हमारे घरों में गाय के लिए रोटी बनती है, आज भी हमारे घरों में कुत्ते के लिए रोटी बनती है, आज भी हम चींटियों को दाना डालते हैं, हम अनाज डालते हैं, पक्षियों को पानी देते हैं। तेन तक तेन भुंजिता है, जो आपके पास है वो आपका नहीं है, उपभोग करो उसका, लेकिन त्याग करते हुए उसका उपभोग करो। ऐसे बेंथम कहते हैं कि उपयोगितावाद वस्तु की तब है जब आप उन सब चीज़ों को बांट देंगे। आपके पास जो है वो सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि आप उसका बांट करके उसका उपभोग करो। आपको आनंद आएगा, सामने वाले को आनंद आएगा, समाज में एक समानता स्थापित करने का प्रयास करेंगे, समाज में एक भाईचारा स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि सुखों पर आपका अपना अधिकार नहीं है। ऐसे सब लोगों को पढ़े। मैंने कांट का उदाहरण आपको दिया, मैं बेंथम का उदाहरण दे रहा हूं, और बहुत से उदाहरण हैं यहाँ पर। आप जब न्याय की बात करते हैं, आप दंड की बात करते हैं, दंड के सिद्धांतों पर हम चलेंगे वहाँ पर, ठीक है। आपके पास है, मतलब आपके पास ऐसी परिस्थितियाँ बनती, व्यक्ति ने मतलब कोई गुनाह किया, लेकिन उसने गुनाह कर दिया, लेकिन उसकी व्यवस्था थी, उसकी मजबूरी थी, तो क्या आप उसे दंड देंगे? भाई दंड तो देना पड़ेगा। ऐसी भूमिका आपके सामने बना दी कि वो बेचारा 5 दिन से भूखा था, एक रोटी ही तो उसने चुराई थी, चोरी उसने बहुत बड़ी नहीं की, खाने की कोई चोरी नहीं होती। आपके पास निर्णय है, 50 व्यक्ति पीछे खड़े हुए हैं, आप क्या निर्णय देंगे? भाई अगर मुझे दंड देना है तो दंड तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सुशासन की व्यवस्था चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि समाज में भाईचारा हो, यदि आप चाहते हैं कि समाज में सुशासन हो, यदि आप चाहते हैं कि समाज सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक है, पूर्ण रूप से बिल्कुल एक सात्विक ढंग से और एक सुचारू रूप से समाज चले, तो आपको दंड तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बुद्धिमान लोग, दर्शन शास्त्री लोग कहते हैं कि भेड़ के चोर को भी दंड दिया जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो भेड़ बहुत महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसलिए कि कल किसी और की भेड़ चोरी ना हो। क्योंकि यदि आप छोटी गलती करने वाले को दंड नहीं देंगे तो लोगों के हौसले अफजाई हो जाएंगे, ठीक है, लोगों को पता चलेगा कि क्या फर्क पड़े, उसने कर दिया तो उसका क्या बिगड़ गया यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपको मतलब चोर को दंड तो देना ही देना है, जो गलती करता है उसको दंड तो देना ही देना है, ठीक है। तो ये परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, तो इन सब चीजों को आपको साथ लेकर के चलना है। आप एक उच्च अधिकारी, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपके पास, मैंने बताया, देश दुनिया की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए, आप अपने व्यक्तित्व को बचा करके रखते हुए, आप अपने चरित्र का निर्माण करते हुए, आप अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का परिचय देते हुए सामने वाले को भी प्रताड़ित न करेंगे। सारी की सारी चीजें आपको इस पेपर में लेकर के चलनी है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने बताया आपको करना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा अगर आपको सुशासन में जाना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे सर बल ऐसा था, उसने भूखी तो लगी हुई थी, रोटी तो खाई थी, क्या हो गया है, रोटी की चोरी तो कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं होती, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्यों, कल किसी और की रोटी चोरी होगी, परसों किसी और की रोटी चोरी होगी, और फिर एक ऐसा दिन आएगा किसी के घरों में रोटियां नहीं मिलेगी, लोग रोटियों की चोरी करने लगेंगे। क्योंकि जब फ्री में व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा ना यहाँ पर, तो क्यों व्यक्ति काम करेगा, क्यों व्यक्ति काम करेगा? तो आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, आपको इन सारे सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा, आपको कांट को पढ़ना पड़ेगा, आपको बेंथम को पढ़ना पड़ेगा, अन्य जितने भी राइटर्स हैं पश्चिम के, मैंने बताया पाश्चात्य जितने भी राइटर्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत के जितने भी शुभ चिंतक हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी चिंतक विचारधारा के लोग हैं, जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान को भी पढ़ें, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो उसमें एक एक बात में वजन है, उनको आप पढ़िए। आप विदुर की विदुर नीति को पढ़ के देखिए, आप भर्तृहरि के नीति शतक को पढ़ के देखिए, आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ करके देखिए, ठीक है। आप पुराणों से कोटेशंस उठाइए, आप रामायण और महाभारत से कोटेशन उठाइए, ठीक है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप चाहे वो आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और आपको एक आत्मविश्वास जागृत होगा कि हाँ, उसने ये कहा था तो मैं भी ये कहूँ। राम महाभारत में लिखा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपनी आत्मा के प्रतिकूल परेशान न समाचरेत, हमें दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपनी बात को, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपनी आत्मा के प्रतिकूल दूसरों के साथ आचरण न करे। मतलब आप अपनी आत्मा के साथ जैसा आचरण करना चाहते हो वैसा ही आचरण आप दूसरों के साथ करें। तो जब आप ऐसी भावना आपके मन में आ जाएगी, एक एक व्यक्ति के मन में ऐसी भावना आ जाएगी, एक एक जीव के मन में ऐसी भावना आ जाएगी, तो निश्चित रूप से सारे संसार में समस्याओं का समाधान तो अपने आप ही हो जाएगा ना। कौन किसी को मारने का प्रयास करेगा, ठीक है। हमारी संस्कृति के बारे में कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा दुश्मन दोरे जमा हमारा। अरे हमारे अंदर कोई तो बात रही होगी कि हमारे सामने न जाने कितनी सभ्यताओं का उत्थान और पतन हुआ, लेकिन आज तक हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है, आज तक कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। इसका कोई तो कारण रहा होगा। इसका एक ही कारण है, हमने कभी किसी को दबाने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, क्योंकि डर उसको होता है जो किसी को दबाने का प्रयास करता है। मौका पड़ने पर लोग उसको दबाएंगे, लेकिन हमने कभी किसी को दबाने का प्रयास नहीं किया। हमें कवच की आवश्यकता नहीं, हमें आवरण की आवश्यकता नहीं, हमें पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आवश्यकता नहीं कि हमने कभी किसी को नहीं दबाया, तो कौन हमारे पास आएगा। फिर नेगेटिव विचारधारा के लोग बोलते हैं कि नहीं, आज के ज़माने में ऐसा नहीं, आज तो कलयुग है। अरे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कुछ भी रहा हो, अगर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तो कोई आपका नहीं बिगाड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखे। यहाँ पर दोनों तरफ से आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरफ से आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल अगर आप कमज़ोर हैं, ठीक है, तो फिर निश्चित रूप से लोग व्यक्ति आपको दबा लेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतनी तामसिक प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि बात बात पर हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे। ऊंचे पदों पर बैठ गए तो फिर हम आदमी को आदमी नहीं समझेंगे। ठीक है, बाहर एक गरीब बेचारा मजदूर 10 किलोमीटर पैदल चलकर धूप में आया हुआ है और आप अंदर के एसी में बैठे हुए क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी है, नहीं चलेगा। ठीक है, आपको सबकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। सरकार ऐसा चाहती है, पब्लिक ऐसा चाहती है, देश ऐसा चाहता है। ठीक है, सिलेबस बनाने वाले लोग ऐसा चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं, आपके हाथ में है यहाँ पर। ठीक है, निश्चित रूप से इन सारी की सारी चीज़ों का समाधान आपको करना पड़ेगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एथिक्स के पेपर में आपके मन में दुविधाएं पैदा की जाएंगी, आपके मन में दोहरी स्थितियां पैदा की जाएंगी। उस केस स्टडी के माध्यम से आपको उन सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा और उन समस्याओं का समाधान अपने आप को केंद्र में रखकर आप करेंगे। आपके अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अंदर श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए, आपके अंदर सदाचार होना चाहिए। आप मानकों का निर्धारण करेंगे। जब आप अच्छे मानकों का निर्धारण करेंगे तब दुनिया आपका अनुसरण करेगी। ठीक है, तब आप उसका समाधान कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि आप पद चिन्हों पर मत चलें, किसी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास न करें। ठीक है, पूर्वजों ने जो पद चिन्ह बनाए उनका आप अनुसरण कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतने पद चिन्ह छोड़े, लेकिन उनके ऊपर पैर पे पैर रख के आपको नहीं जाना है। उनके पैरेलल आपको अलग रास्ता बनाना। अगर आपके पूर्वज पद चिन्ह छोड़ के गए हैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पर आप पद चिन्ह रखते हुए चले गए, आपने अलग मार्ग नहीं बनाया, तो आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगे आपको, आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे कि उनके पूर्वज पद चिन्ह छोड़ के गए थे, लेकिन हमारे पूर्वज तो पद चिन्ह छोड़ के ही नहीं गए। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पूर्वज हमारे लिए पैरों के निशान छोड़ के जाते, उनके पैरेलल में आप अपने पैरों के निशान बनाइए, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को गर्व से कह सके, ठीक है, कि हाँ हमारे पूर्वज हमें मार्ग दिखा के गए और हम आने वाली पीढ़ियों को अर्थात तुम्हारे लिए नया रास्ता बना के गए। तुम भी हमारे बने बनाए रास्तों पर मत चलो, बल्कि हमारे बराबर में अपने अलग रास्ते बनाओ, जिससे हर पीढ़ी का अपना एक मार्ग हो, हर पीढ़ी का अपना रास्ता हो यहाँ पर। क्योंकि बने बनाए पद चिन्हों पर आप चलोगे तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप अनुसरण करते रहेंगे। कब तक अनुसरण करते रहेंगे। आप अपने समाज में पहचान बनानी है आपको, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। अगर समाज में आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको संघर्ष करना होगा। संघर्ष से ही निश्चित रूप से आपकी पहचान बनेगी। एक नदी को तब तक नदी कहा जा सकता है जब तक वो संघर्ष करती है, जब तक वो कंकड़ और पत्थरों को बहाते हुए आगे ले जाती है। जिस दिन वो नदी बहना बंद कर देगी ना और जाकर के सागर की गोद में बैठ जाएगी, उस दिन लोग उसको सागर के नाम से जानेंगे, समुद्र के नाम से जानेंगे। नदी का तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, नदी का तो नाम ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नदी की तरह निश्चित रूप से आपको बहना है। बड़े सपने आपको हमेशा देखने, ऊंचे सपने आपको हमेशा देखने हैं। ठीक है, छोटी सोच आपको नहीं रखनी है। कोई आपके बारे में क्या कहता कहने दीजिए। ठीक है, कोई आपके बारे में क्या कहता कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आपको एथिकल बनना पड़ेगा, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको सत्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, आपको सहनशील बनना पड़ेगा, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया पीछे है तो रहने दीजिए, मत देखिए पीछे, उनके तरफ झुक करके देखने की जरूरत नहीं। आप आगे बढ़ते हुए चले जाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लोग आपके बारे में बातें करेंगे। अगर 4 लोग बैठ पर चौराहे पर आपकी बातें करने लगे तो भगवान को भगवान को धन्यवाद दीजिए और कहिए कि ईश्वर तूने मुझे इतना लायक बना दिया, तूने मुझे ऐसे आशीर्वाद दे दिया कि 4 लोग बैठकर चौराहे पर मेरी बातें करते हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से लोग आपके बारे में चर्चाएं करेंगे। नीत्शे को पढ़े, नीत्शे कहते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक नीत्शे कहते हैं कि मतलब ये चौराहे की मक्खियों के समान है। ठीक है,
ये जैसे गुड़ पर मक्खियाँ भिन-भिनाएँगी, नहीं छोड़ेंगी ना, ऐसे अच्छे लोगों को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे-जैसे तरक्की करेंगे, जैसे-जैसे उन्नति करेंगे, वैसे-वैसे लोग आपके इर्द-गिर्द भिन-भिनाएँगे। नज़रअंदाज कर दीजिए इनको, छोड़ दीजिए इनको, ठीक है? इनको अपने भरोसे छोड़ दीजिए। आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो आज के सेशन में मेरा केवल और केवल उद्देश्य सिर्फ यही था कि जब आप एथिक्स पढ़ें तो जितनी चीज़ें मैंने आधे घंटे में बताई आपको, उन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के चले। आपको ईमानदार बनना है, कर्तव्यनिष्ठ बनना है, श्रेष्ठ बनना है, संस्कारी बनना है, चरित्र का निर्माण करना है, अच्छी आदतों का निर्माण करना है, कांट की विचारधारा को पढ़ना है, बेंथम की विचारधारा को पढ़ना है, हिंदी साहित्य के सारे लिटरेचर के कवियों को आपको पढ़ना है। संस्कृत में मैंने चाणक्य का नाम बताया, मैंने विदुर का नाम बताया, मैंने भर्तृहरि के नीति शतक का नाम बताया। इन महत्वपूर्ण पुस्तकों को आप पढ़ेंगे। पश्चिम के सारे विचारकों को आप पढ़ेंगे, चाहे रूसो रहे हो, चाहे अरस्तु रहे हो, ठीक है? इन सब की विचारधारा को पढ़ेंगे और भारत के बड़े बड़े दार्शनिक जिन्होंने मूल रूप से अपने सिद्धांतों में देश निर्माण में, चरित्र निर्माण में, मानवता निर्माण में योगदान दिया, चाहे वो ऋषि रहे हों, चाहे वो दार्शनिक रहे हों, चाहे वो महात्मा रहे हों, चाहे वो संत रहे हों, चाहे वो समाज सुधारक रहे हो, उन सबकी विचारधारा को एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद आप अपने अंदर डालेंगे ना, तो देखिए आपका न सिर्फ एथिक्स बल्कि आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका मानव का निर्माण होगा, आपके चरित्र का निर्माण होगा। क्योंकि मैं बार बार मेरी क्लास में मेरे बच्चों से कहता हूं कि ये इतना बड़ा हिमालय एक दिन में नहीं बना होगा, एक के बाद एक न जाने कितने परतें इसके ऊपर पड़ी होगी, तब जाकर इसने इस विशाल रूप को धारण किया होगा। ऐसे एक के बाद एक आपके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण होता रहेगा और आप एक विशाल समुद्र की भांति, एक विशाल सागर की भांति, एक विशाल वट वृक्ष की भांति आपका चरित्र बनेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभकामनाएं।